नमस्कार। आज क्राइम फ्री भारत मिशन की दूसरी बैठक से हम जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जो है मिस्टर साई क्राइम जी जुड़े हुए हैं और 10 और पार्टिसिपेंट्स को मैं देख पा रहा हूं जो कि बैकग्राउंड में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये बड़ी शॉर्ट मीटिंग होगी, 10 मिनट की मीटिंग होगी और वो भी जो है अपने उसके थ्रू ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को चेहरे से भी पहचानेंगे और हम लोग बातचीत भी कर पाएंगे। तो साइक राम जी, आप अपने अनुभव बताइए और आप इस मिशन के बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप इसके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और हम कैसे जो है इस मिशन को और तेज़ी से बढ़ाएं, एनर्जी मॉडल के हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि जो हमने इस मॉडल को कंसीव किया गया है इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारे तरफ से कुछ खर्च नहीं हो रहा है, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोई नेगेटिविटी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हर लगे ना, क्या कहते हैं, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। हाँ, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो अब मैं आपसे आप काफ़ी एक्टिव हैं, अभी आपका जो है वो उसमें भी आपका नाम था, मैं विनर की उसमें भी आपका नाम देख रहा था और आप काफ़ी एनर्जी से भिड़े हुए हैं। हमारे कई साथी बहुत एनर्जी से भिड़े हुए हैं। मैं उन सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि ये बहुत ही पारदर्शी मॉडल है। इस मॉडल में इतनी शक्ति है कि ये जमीन पर खुद उतरने की ताकत रखता है। इसमें केवल एक जो है गणित का एक सिर्फ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के 9 दिनों में ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है, जो कि बहुत छोटा सा आंकड़ा है। यदि हम रिलीजियसली 9 दिन प्रयास करके ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ देते हैं तो हम 9 दिन के अंदर जो है वो 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। श्योर सर। इसमें हमें एक चीज़ और सोचना है कि यह ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट है, प्रचार केंद्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में क्या फ़र्क है। तो जो प्रचार केंद्र है वो आप जो है थोड़ा सा अपना उसको घुमा दीजिए, जिससे कि आपकी फ़ोटो जो है ना हम लोगों की एक जैसी आ जाए। तो इसको अपने मोबाइल को आप पोर्ट्रेट में कर दीजिए। राइट, नाउ इट इज़ ठीक गुड। है। तो नमस्कार आपको जुड़ने के लिए। तो मैं ये थैंक एक्सप्लेन यू कर सर, रहा था नमस्कार। कि ये ऊर्जा केंद्र है और ये प्रचार केंद्र नहीं है। ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में थोड़ा सा फर्क है। प्रचार केंद्र जो है हर किसी को एड्रेस कर होता है और जो ऊर्जा केंद्र है उसमें आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोग आपसे ऑलरेडी वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में विश्वास का एक सेतु है, जिसमें वर्षों का एक जुड़ाव है, ये लोग जो है उस जुड़ाव का उपयोग करते हुए कैसे जो है उनको जो है उनके अंदर जो कहना चाहिए कि नेगेटिविटी है, निराशा है, बातचीत के जरिए उनके हृदय की वो निराशा नेगेटिविटी को ख़त्म करके जागरूक पॉजिटिविटी में करते बदल। हुए पॉजिटिविटी उनके अंदर जगाना है। बस इतना सा काम करना है और उनको जोड़ना है और संकल्पित करते जाना है। इतना आसान है ये। और इसमें किसी तरीके की कोई अपन नेगेटिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क जीरो है। किसी नियम का वायलेशन नहीं है, किसी कानून का वायलेशन नहीं है, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है।
नहीं बिल्कुल ठीक है सर, ये तो मिशन है, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जो कंडक्टर लगेगा, इसलिए ये तो कोई भी आदमी जोड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस मिशन को मैं थोड़ा सा एक अलग चीज है, वो ये कह रहा है कि यदि इस मिशन को जन भावनाओं को समझते हुए यदि राजनेता इस मिशन के काम को जमीन पर उतारने के लिए पार्लियामेंट में नियम या कानून नहीं बनाते हैं तो मिशन उनकी भर्त्सना करेगा, मिशन उनको जो है ना विवश करने की कोशिश करेगा। और हाँ तो हम पार्टी में भी जा सकते हैं। यदि वो मोटी खाल के कारण ऐसा करने से नहीं करते हैं या इसको नज़रअंदाज करते हैं, तब मुझे लगता है कि मिशन के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, बल्कि जो है जिन लोगों को ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिले हैं, हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वालों को जो है टिकट देकर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर उन सब नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदलना होगा, जिससे कि सही मायने में हम जो है जो सो कॉल आज़ादी, सो कॉल समृद्धि, सो कॉल जो है ना वो सब चीज़ जो है हम जमीन पे उतार सकें। मेरा ये मानना है कि ये गलत नीतियां हैं जिनके कारण जो है नेचर ने अबंडेंस पैदा की है, स्केर्सिटी पैदा करने के लिए हम जिम्मेवार हैं। देखिए, पानी जो है हमारे शरीर में भी 70% है, धरातल में भी 70% है, समुद्र में और उसको मिलाकर टोटल एरिया का 70% इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। और हम लोगों ने पानी में भी स्केर्सिटी पैदा करके उसे हम पानी की बोतल में बेचने में सफल हुए। यदि हम लोगों का ये सब यदि चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बेचने में सफल होंगे। तो हमारा अवधारणा ये है कि लोगों को जोड़कर और क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि 5 सर्टेनिटी वाला मिशन है, जिसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी हैं, जो ये कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, इनफेलिबल होगी, उसे कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा, इवन फरियादी भी डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा। उसके जो ऑडियो वीडियोस रहेंगे वो डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प होंगे, हैश वैल्यू से लॉक होंगे, उसमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर होगा, उसमें लीगल इंटरप्रेटर होगा, उसमें जो ऐप लेके जाके एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेगा, he will also be witness to the FIR, hence the FIR would be almost infallible। भारत में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम जब किसी को कोई सुविधा देते हैं तो उसका दुरुपयोग करने की उसकी बड़ी इच्छा होती है, लिहाजा वो दुरुपयोग ना कर पाए ये भी बहुत आवश्यक है। तो उसी सर्टेनिटी के साथ यदि कोई फर्जी गलत एफआईआर, फैब्रिकेटेड एफआईआर करता है तो उसको भी प्रोसिक्यूट करने की व्यवस्था होने का जो है प्रावधान इसमें है। दूसरा इसमें प्रावधान है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मॉडल 15 दिन में इनफेलिबल एविडेंस के साथ चालान सुनिश्चित करे, और वो भी मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के माध्यम से। तीसरी सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हजारों और लाखों ट्रायल एक साथ चलेंगे, और हम 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर जो है प्रकरण में न्याय दिला पाएंगे। और यदि उसमें 30 दिन से ज़्यादा लगते हैं तो एवरीबडी वुड बी अकाउंटेबल इंक्लूडिंग जज। जजों की संख्या इसमें मायने नहीं रखेगी, क्योंकि काफ़ी प्रावधान कानून में ऑलरेडी हैं। जैसे राम साहब, आप इस बात को मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि भारत का हर नागरिक एक पुलिस ऑफिसर है,
और सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत उसे राइट टू अरेस्ट भी है। उसे सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए वॉलंटरली कॉजिंग डेथ तक का जो है राइट टू डिफेंस अवेलेबल है। लिहाजा भारत का हर नागरिक एक पुलिस ऑफिसर है। अब हमें भारत के हर नागरिक को डिपेंडिंग अपॉन उसकी एक्सपर्टाइज के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग देके हमें अधिकांश लोगों को जज भी बनाना होगा, जिससे कि हम साइमल्टेनियसली लाखों ट्रायल एक साथ कंप्लीट करके आज जैसे जो है 4 करोड़ केसेस पेंडिंग नहीं रहेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वो भी आज के जो है प्रक्रिया की तुलना में 100 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें किसी भी तरीके की मक्कारी बदमाशी करने का जो ना स्कोप नहीं रहेगा। जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट हो रहे हैं, सिस्टम का जो है इंटरनल सिस्टम जो है ये भी वेरीफाई कर पाएगा कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। वो ये भी देख पाएगा कि जो चीज़ आंखों में दिख रही है यदि उसमें कुछ फेरबदल की गई है तो असली चीज़ क्या लिखी गई थी वो भी वो बाहर निकाल पाएगा। और चूंकि ये सब अपराध हैं, लिहाजा उनके संज्ञान लेने के लिए वो एफआईआर भी कर पाएगा और सर्टेनिटी से ऐसे लोगों को भी प्रोसिक्यूट कर पाएगा। इसका मतलब है कि जो न्याय व्यवस्था है वो बदल जाएगी। इसकी जो तीसरी सर्टेनिटी है वो सर्टेनिटी है अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। मतलब डिजिटल चित्रगुप्त के पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द राइट टू प्राइवेसी, वो आपको गारंटी करेगा कि वो अधिकांश केसेस में वो उनको प्रिवेंट कर पाएगा। तो चूंकि जब आप घर से निकल रहे हैं, आपके साथ कौन है, आप किस वाहन से निकल रहे हैं, हाव भाव के हिसाब से आप एग्रेसिव हैं, आपके पास हथियार तो नहीं है, ये सब प्रेडिक्शन बैकएंड इंजन करेगा और आपको ऐसी जगह पर वो जो है स्मार्ट इंटरवेंशन के तहत इंटरवीन करेगा कि आपकी हैसियत जो है, अपराधी की जो हैसियत है, कहते हैं हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो वो शेर भी नहीं होगा, वो उसकी कुत्ते की हैसियत में होगा। तब जो है स्मार्ट इंटरवेंशन सिस्टम उसे पकड़ेगा। बहुत सारे ऑफेंसेस में प्रिपरेशन एक ऑफेंस है, जहां प्रिपरेशन एन ऑफेंस है उन साक्ष्यों के साथ उसे प्रिपरेशन के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा। जहां पर अटेम्प्ट ऑफेंस है वहां अटेम्प्ट के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और जहां पर ये दोनों कैटेगरी अवेलेबल नहीं है वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आगे चल के अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा। शुरू में शायद हम 40-50% जो है प्रिवेंशन को कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा डाटाबेस बढ़ेगा तो 4-5 साल के अंदर में ही हम लगभग 99% ऑफेंसेस को रोक पाएंगे। और आपको अपराधी के बारे में हर जानकारी होगी। तो हम 5th सर्टेनिटी है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो जब आपको अपराधी के बारे में सब कुछ मालूम है और अपराधी को अपराध करने जब वो निकलने वाला है, इसका प्रेडिक्शन करके आप उस अपराध को रोकने की भी क्षमता रख रहे हैं, तो उस अपराधी को अपराधी क्यों बनाए रखा जाए? क्यों ना हमारा प्रोएक्टिव एलिमेंट गवर्नमेंट की बॉडी के और जो भी प्रोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, वो उसके पास पहुँचें, उसके क्या स्किल सेट है ये मालूम करें, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो करें और उसका इस तरीके से रिहैबिलिटेशन किया जाए जिससे वो सेल्फ एस्टीम के साथ जी सके एंड ही शुड बिकम ए नेशनल रिसोर्स फॉर द नेशन। और जो उसकी 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो इतना पैसा देंगी कि हम टैक्स फ्री भारत कर पाएंगे। केवल क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से इतनी पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम उसमें होगी।
હું બાદામવાડી જાઉં હું જાવતી ગાડી અને तो अब सवाल उठता है कि मॉडल बहुत अच्छा है, क्या ये हमारे आज के राजनेताओं को रास आएगा? क्या हमारे राजनेता इसे होने देंगे? लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम एनर्जी मॉडल से लोगों को जोड़ें, और जब हमारी सामर्थ्य जो है ज़्यादा रहेगी तो हमें नज़रअंदाज करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। जो चाणक्य का काम है वो क्राइम फ्री भारत मिशन की बहुत सारी एक्सपर्ट बॉडी ऑलरेडी कर रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी बनाने का हो, चाहे वो नियम कानून बनाने का हो। तो अब जो है केवल एक ही बात है, या तो आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसे संविधान जो है पार्लियामेंट के मंदिर में उतारें, और यदि किसी मोटी खाल या अहम के कारण यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जो है अपनी रणनीति लाना चाहिए, जिसके तहत हम जो है क्राइम फ्री भारत के जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाले ऊर्जावान लोग हैं उन्हें हम जो है टिकट देकर उन्हें हम जिताने की रणनीति हमें लाना ही होगी। जब हम इस रणनीति के साथ जो है ना उतरेंगे तो हमारे पास एक पूरा रोड मैप होगा, हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यदि आज हमारे चुने हुए नेता आज ही यदि इस बात को मान जाते हैं तो 2022 से 2024 के पहले ही हम इसे ज़मीन पर उतार पाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अंतिम विकल्प के तहत मिशन को फिर जो है अपने जो ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति हैं उनको खड़ा करके, और जो 100 करोड़ लोग जो जुड़े होंगे उनकी एनर्जी से हम उसको संकल्प के आधार पर जिता पाएंगे। तो राम साहब आप ये बताइए कि किस हद तक आप जो है इस मॉडल से सहमत हैं, किस मॉडल से जो है आप। नहीं सर, ये तो जो प्लान है ये तो बहुत ही है मार्केबल है, और इससे पूरी तरह से हम सहमत हैं। इसमें मेहनत करने की जरूरत है। हमारे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से मॉडल काम कर रहा है, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, और होंगे सक्सेस होंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी को कुछ अपना टाइम ही देना है और अपनी चतुरता से लोगों को कन्विंस करके इससे जोड़ना है। तो बहुत सारे लोग विशेषकर जो रिटायरीज हैं या जिनके पास विशेष लोड नहीं है, वो काम ये आराम से कर सकते हैं, और कोई जैसा कि रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोग मैक्सिमम आज के समय में थोड़ा सा डरते हैं। वो डर भाई, इसमें फियर तो है नहीं कुछ। हम क्लियर है कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, मिशन कंट्री को आगे लाने के लिए और सुधार की बात कर रहे हैं। अगर हमारी प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको मानती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। और नहीं मानती है तो हम इसको पार्टी में कन्वर्ट करके, और जो जैसा कि आपने कहा है कि उसको फाइट भी कर सकते हैं। कोई प्रजातंत्र तो इसी को कहते हैं ना कि भाई हम अपनी बात को रखें और हमारी बात में दम है तो आप एक्सेप्ट करिए। यही बात है, और इसमें श्योर है कि हम सक्सेस होंगे। थोड़ा सा अभी अगर आपने जो प्लान 9-10 दिन का दिया है, इसी में देखिए आप कि 3-4 दिन ही हुए हैं और काफी लोग इसमें जुड़ गए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मल्टीप्लाई करने में हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। प्रत्येक आदमी को 9-9, 10-10 आदमी जोड़ना है। इसमें मेरा अनुरोध ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें मेरा एक अनुरोध ये है कि हम जो है अपने भी ऑडियो वीडियो बना के लोगों को जो है ना उत्साहित करें। हम जो है अपनी पॉजिटिव फीड डाल के लोगों को उत्साहित करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से ही बात करना है केवल। यदि आपने मेरी बात पहले सुनी होगी तो मैंने एक बात और स्पष्ट की है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में सभी ऊर्जावान लोहे नहीं होंगे। इसमें हमें 2 तरीके के पत्थरों से भी इनकाउंटर होगा हमारा। और जो ये पत्थर हैं इनका जो सबसे बड़ा जो वो है कि जो आज की सत्ता से लाभ ले रहे हैं वो इसमें परिवर्तन नहीं चाहेंगे, लिहाजा हमारे लिए वो पत्थर तुल्य है। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनकी ज़िंदगी में इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं
कि उन्होंने कुछ अच्छा होने की आशा छोड़ दी है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जो ये लोग हैं, ऐसे जो पत्थर भी हैं, चाहे वो कैटेगरी 1 के हों या कैटेगरी 2 के हों, ये पत्थर भी जो है जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये सब ऊर्जाकृत होके महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और हम जो है, जो कहते हैं ना कि जिसके में कबीरदास जी का जो बचपन में हम लोगों ने दोहा पढ़ा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। अच्छा, राम साहब जो है, एक व्यक्ति ने आज ही मुझसे ये प्रश्न किया कि साहब, जिन लोगों में ऊर्जा ज़्यादा है, वो कम उम्र के बच्चे हैं, वो लग के ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और उन्हें ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिल जाएंगे, तो क्या आप बुजुर्गों को छोड़कर उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आपका तो कमिटमेंट है कि जिसके पास प्रतिष्ठा सर, पॉइंट मैं एक ज़्यादा बात होंगे बोलना चाहती उसको हूँ। आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो मैंने जो उनको जवाब दिया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर, इस पूरी व्यवस्था में जो चाणक्य और चाणक्य की रणनीति का काम है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के मैं मैथिली शरण गुप्त और उसके बैकएंड पे जो बड़ी टीम काम कर रही है, वो उस चाणक्य की भूमिका निभा रही है। तो चाहे 18 साल का बच्चा क्यों ना हो, यदि वो ऊर्जा के साथ भरा हुआ है तो वो क्वालिफाई कर रहा है अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में। हम उस 18 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके इतने सारे लोगों को जोड़ा है, मोटिवेट किया है, तो उसमें वो ऊर्जा है जिसके कारण वो देश को आगे ले जा सकेगा। अब रही बात सोच और रणनीति के लिए, तो उसके लिए हम लोग हैं ना, हम लोगों ने जो ढेर सारे मॉडल्स और ढेर सारा उसका जो टेक्नोलॉजी, ढेर सारी चीज जो अपन ने की हुई है, वो बैकएंड से हम करेंगे। वो 18 साल का बच्चा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और हम जैसे बड़ी उम्र के लोग यदि अपनी एनर्जी का उपयोग करके यदि हम प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल नहीं करते हैं तो हम इस दौड़ में पिछड़ेंगे। और इसलिए मैं हर बार जो है, हर दिन एक अपील करता हूँ कि कृपया जो है प्रतिष्ठा पॉइंट पर ध्यान दें, क्योंकि आगे वाले जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो इसी प्रतिष्ठा पॉइंट पर मिलेंगी। तो ब्लॉक का प्रभारी हो, जिले का प्रभारी हो, राज्य का प्रभारी हो, देश का प्रभारी हो, एमएलए का टिकट हो, एमपी का टिकट हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वर्तमान राजनेता अपने गुरूर से बाहर आकर ये सब काम तो नहीं करेंगे। तो हमने 17 चीज़ों की लिस्ट सर, जो मैं है एक ना बात ऑलरेडी बोलने बनाई चाहती हुई है, जिसपे ढेर सारा काम हुआ है। एंड मैं इस बात से कन्विंस हूँ और आप सब लोगों के भी राय जानना चाहूँगा कि बड़ी सुगमता से हम ये उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। मैं सब लोगों के लिए उन उद्देश्यों को एक बार फिर से इनोमरेट करता हूँ, जिससे सब लोगों की जानकारी में वो होगा। तो पहला उद्देश्य है, पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वोट से जीत रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां गलत व्यक्तियों को टिकट दे रही हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर जीत रही हैं। लिहाजा पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या की है, तो हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। और उसका एक पूरा मॉडल बनाया गया है जो बहुत आसानी से इस बात को हासिल किया जा सकता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी लेकिन वो एनजीओ की तरह रहेंगी। वो एक सोच को डेवलप करेंगी, चरित्र को डेवलप करेंगी, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा वो डोरमेंट हो जाएंगी। वो डोरमेंट हो जाएंगी। उन्हें किसी का चुनाव प्रचार करने का हक नहीं होगा, उन्हें किसी को टिकट देने का हक नहीं होगा। और जब वो व्यक्ति विजयी हो जाएगा तो उसे वो पार्टी वेब के आधार पर नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। तो लोग बाग अपनी स्ट्रेंथ पर जीतेंगे, अपनी बात कहेंगे। उनके लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा।
तो जब वो अपने ज्ञान अपने उसके आधार पर जीत के सामने आएंगे तो योग्य व्यक्ति होंगे, और उन सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। एक व्यक्तियों की जो टीम है वो जुड़ेगी। तो इसके लिए हमने एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन की व्यवस्था की है। तो राम साहब, आपने मालूम नहीं हमारा वीडियो देखा कि नहीं देखा है, देखा है एक्सपेंडिचर मैंने। फ्री चुनाव व्यवस्था कैसे जमीन पे उतारी जाएगी, इसके ऊपर वो हमने नहीं कई देखा। वीडियो जो है जारी किए हैं। मुझे नहीं अच्छा। मालूम है कि आपने उनमें से किसी नहीं, वीडियो वो को देखा है या नहीं देखा है। वो मैं नहीं देख पाया वो सर। अच्छा, एक्चुअल में मैं तो 2-3 दिन में ही जुड़ा आप हुआ उसको आपसे। जरूर देखिएगा, और जब आप उसमें प्रश्न करेंगे तो उसमें आपकी जो शंकाएं हैं उनको भी हम दूर कर पाएंगे। और इस ठीक है। जो एक्सपेंडिचर फ्री ऐप बेस्ड जो है इलेक्शन व्यवस्था जो होगी, इसमें हम प्रशासन को भी चुनाव की जिम्मेवारियों से मुक्त कर पाएंगे। ना कोई पोलिंग बूथ होगा, ना कोई पुलिस का मूवमेंट होगा, और जिस तरीके से हम लेजिस्लेचर को चुनेंगे उसी तरीके से एक सेकंड राउंड का चुनाव होगा जिसमें लेजिस्लेचर वोट देंगे, और सेम प्रक्रिया के तहत हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है दे विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द लेजिस्लेचर, और उनकी डिपेंडेंसी जो है लेजिस्लेचर पे सर्वाइवल पे नहीं रहेगी। तो जो रूल ऑफ बिजनेस हैं, जो थोड़ा बहुत जो है ना उनमें परिवर्तन करना होगा, वो परिवर्तन जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर किया जाएगा। लेकिन और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो वो कानून का ड्राफ्ट लेके तो आएंगे, लेकिन वो लेजिस्लेचर को उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, और वो लेजिस्लेचर के वोट से ही कानून बन सकेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो है ना ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जब भी हमें किसी नियम के इंटरप्रिटेशन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम पार्लियामेंट की बहस की ओर देखते हैं, और हमें बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं हो रही है। डायरेक्ट ही अपनी मर्जी चल रही है सर। हाँ, पार्लियामेंट में जो है 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा इसमें कहना ये है कि हमारी जो नई व्यवस्था होगी उसमें एक्ट पारित नहीं होंगे, सेक्शंस वाइज सेक्शन पास करना होंगे, और जब आप सेक्शन वाइज सेक्शन जो है ना पारित करेंगे तो अपने आप बहस हो जाएगी। और ड्राफ्ट जो है वो केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेके नहीं आएंगे, ड्राफ्ट जो है लेजिस्लेचर खुद ला सकते हैं, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति ला सकता है विद द सपोर्ट ऑफ ए मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेचर। हैंस जो है हर किसी को दिमाग अप्लाई करके अच्छे कानून को जो है प्रस्तावित करना और उनको उतारने के लिए जो है वो भूमिका निभा सकते हैं। और यदि लेजिस्लेचर में बैठे व्यक्ति उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वो पब्लिक की नज़रों में एक्सपोज होंगे। और जो हमने चुनाव की व्यवस्था रखी है उसमें लेजिस्लेचर में आपका क्या परफॉर्मेंस है उसे जो है दिखाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। तो जो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था है वो बहुत ही पावरफुल व्यवस्था है, और वोटिंग भी 100% होगी। तो यदि आप वोटिंग नहीं करेंगे, जैसे आप वोटिंग करेंगे तो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा कि यू हैव डन ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड इट इज हियरबाय सर्टिफाइड दैट यू हैव डन योर वोटिंग। और यदि आपने वोटिंग नहीं की तो वही कहेगा कि डिस्पाइट दीज मेनी रिमाइंडर्स यू हैव नॉट डन योर constitutional obligation. Yes. Therefore your ID is being communicated to everywhere. अब आप जो है यदि बस से यात्रा करेंगे तो 10% किराया ज़्यादा लगेगा, रेल से यात्रा करेंगे तो 10% किराया ज़्यादा लगेगा, यदि आप अस्पताल में इलाज करने जाएंगे तो 10% जो है ना आपको वहाँ फीस ज़्यादा लगेगी। तो हर जगह आपको 10% चीज़ ज़्यादा लगेगी, जो आपको रोज़ ये बात को याद दिलाएगी कि आपने अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। तो राम साहब, मेरा ये मानना है कि आगे चल के 100% लोग वोटिंग करेंगे। जो किसी एक चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाए होंगे
उनको बुरे बुरे सपने आएंगे, और जब अगली बार जब चुनाव का मौका आएगा तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर वोटिंग करेंगे। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, वोटिंग कंपल्सन हो जाएगा ना सर, बहुत जरूरी हो जाएगा, तो फिर नेचुरल है कि आदमी करेगा। करेगा, उसके क्योंकि इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट, यदि वो वोटिंग नहीं करेगा तो उसे बहुत नुकसान हाँ, झेलना पड़ेगा। इफेक्ट दिखाई देंगे ना उसके, तो नेचुरल है कि वो करेगा फिर। रश्मि जी, आप भी जो है जुड़ी हुई हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अपने व्यूज जरा एक्सप्रेस करिए। रश्मि जी, कल बैठेंगे फिर बताएंगे। आपने अभी तक पूरी बात सुनी हुई है, आप इस बारे में अपनी कुछ राय देना चाहेंगी? आपका माइक्रोफोन ऑफ है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप माइक्रोफोन को ऑन कर लें। इसको अनम्यूट ऑन करिए पहले। हाँ, माइक्रोफोन को जी आप, सॉरी सॉरी सर। हाँ हाँ जी, नहीं, इसीलिए मैं ऑफ कर लिया था कि रास्ता में जा रही हूँ, तो इसीलिए ओके। इसीलिए आप ये बताइए कि मैंने अभी आपसे आपने सारी जो बात चर्चा सुनी है उसमें आप कुछ बात कहना चाहती हैं? राम साहब ने बहुत अच्छे उपयोगी सुझाव दिए हैं। आप एक शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, और इस शक्ति को जो है शक्ति के रूप में स्थापित करने की इस देश को बहुत आवश्यकता भी है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप कहाँ तक सहमत महसूस हो रही हैं? आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी? नहीं, ये तो मिशन सही है सर। आपने जो मिशन रखा है, मिशन सही है क्राइम को रोकने के लिए, तो ये ही मुझे लगता है सही ठीक रहेगा। जो हमारा इस देश में जो क्राइम होते हैं ना, वो क्राइम थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं काम पर, गाड़ी में जाती हूँ तो मोबाइल साथ में रहता है हमारी, और कोई नहीं है हमारे पास हथियार कि कोई भी कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ। चलो लेडीज लोग की ज्यादा ही परवाही होते हैं ना, कि अकेले जाते हैं, रात 10 बजे निकलते हैं, ट्यूशन क्लास खत्म करके जब आते हो हम लोग, तो हमको भी डर लगता है अकेले आने में। तो ये जो क्राइम फ्री भारत हुआ है ना सर, आपने जो आप बनाया वो एकदम बढ़िया है एकदम सर। मुझे तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है एकदम। आपने बिल्कुल सही कहा है। क्राइम फ्री भारत के रहने से डर जो है वो अपराधी के दिमाग में घुस जाएगा, और बाकी सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अभी जो पूरा डर है वो आम आदमी के दिमाग में है, और बाकी लोग स्वच्छंद होके जो है अपराध कारित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में भी संलग्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे साथ भी एक बार सर रात 10 बजे निकल रही थी, तो कोई लड़का पीछा कर रहे थे, हमारी मुसीबत में पड़ गई थी मैं खुद। तो इसी वजह से तब से मैं एकदम साहसी वाहिक बन गई हूँ। तो मेरे जब आती है ना मुसीबत, उनका सामना करना मुझे खुद पड़ता है, क्योंकि ना हम जानते हो कि कैसे मुसीबत को सामना करना पड़ेगा, लेकिन हथियार हाथ पास नहीं है, सही है सर, बट साहस अंदर होना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है, आपके पास जो नारी शक्ति है, आपसे जो बहुत सारे संगठन जुड़े हुए होंगे, आप एक मुहिम के तहत हर दिन 10 जो है महिलाओं को जोड़ने का आप काम करिए, जिससे कि जो एनर्जी हम हासिल करना चाहते हैं, जो बदलाव हम जो है चाहते हैं, उसे हम ज़मीन पे उतार पाएँ। तो मैं आपसे संकल्प चाहूँगा कि आप जो है एक्स्ट्रा मेहनत करके जो झिझक है, जो संकोच है, उससे बाहर आके जोड़ा जाए, और हमारे वैदिक उसमें पूरी मेहनत रहेगी सर। नारी एक शक्ति है, तो हम चाहेंगे कि आप जो है एक शक्ति को रिप्रेजेंट करें, एक दुर्गा को रिप्रेजेंट करें, और आपकी शक्ति से जो है हम बदमाशों को पराजित कर पाएँ और एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित कर पाएँ। ये सर, नहीं आपने सही मिशन है आपकी, मुझे इसीलिए तो ऐड होना पड़ा। मेरे सारी जितना भी कल्चर में है, मेरी कल्चर में सबको ऐड कर लूंगी धीरे धीरे। उनके से पहले समझना पड़ता है कि इसे आपने वजह से क्या फायदा है क्या नहीं फायदा है, मुझे खुद भी पता नहीं है, तो मैं क्या समझाऊँ। अभी मुझे जितना भी सुन लिया मैंने, उतने में मुझे समझ आ गया है कि मिशन क्या है, इसलिए मैं सबको बात में समझा सकूंगी, ऐड भी कर सकूंगी। आप जो है, जो एडमिन फीड में हम बहुत सारे वीडियोस को डालते हैं, जो वीडियोस आपको उस पर अपना कमेंट दीजिए,
और उसको लोगों से शेयर करिए, और टीचमेंट ऐप के मैं कर माध्यम रही हूँ से सर। हम उनको जो है संबोधित कर सकते हैं। हम जो अपनी वीडियो मीटिंग है इसके माध्यम से भी उनको संबोधित कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ सर कि बस आप 15 पार्टिसिपेंट और जुड़े हुए हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा नहीं है। अब जो है हम इस मीटिंग को समाप्त करने की ओर हैं, तो इन 15 पार्टिसिपेंट सर में मैं से आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी मैं सर आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि यूट्यूब में कैसे आपको वीडियो शेयर करना पड़ता है। मुझे यूट्यूब चैनल नहीं है सर, मुझे चलाना नहीं आता है, बट इसी वजह से मैं सर जानकारी चाहूँगी तो सारे वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी यूट्यूब में। नहीं, कोई बात नहीं है। आप जो काम आसानी से कर सकते हैं आप उसी तरीके से करिए, और आपको जो है ना किन्हीं नए लोगों को नहीं जोड़ना है। जो आपके प्रभाव क्षेत्र में लोग हैं केवल उनको जोड़ना है, और वो भी केवल 9 दिन के लिए जोड़ना है। 9 दिन का यदि हम प्रयास करके जोड़ लेंगे तो 9 दिन में ही हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, बशर्ते हम संकल्प के साथ लोगों को जोड़ें। तो राम साहब, तो मैं तो पूरा प्रयास करूँगी जी सर। अभी। आप अपने व्यूज़ दें। अभी तो और कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है। 15 पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से वो सुनने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। इनमें से कोई जो है आगे बढ़ के अभी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित नहीं हुआ है, बट अच्छी बात है कि कम से कम वो लाइव चर्चा को सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर, वो सुन रहे हैं, वही आगे उनको नॉलेज देंगे तो आगे लोगों को कन्विंस करेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी आपके वीडियो जितने भी आ रहे हैं वो काफी बेनिफिशियल हैं, उनको लोगों को आप फॉरवर्ड करके उनके बीच कमेंट करके आप लोगों को जोड़ सकते हैं। एक तो वो हमारे पास मटेरियल हो गया, दूसरा हम जब डायरेक्ट बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो फियर डेवलप है ना दिमाग में, तो आज की ये बहुत जरूरी चीज है। मिशन इस टाइप का लोग इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा मिशन हो जो कम से कम सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, और इसमें पब्लिक वास्तव में परेशान है। और ये आपने जो शुरुआत की है, बाकी और तो आगे बहुत लंबा कार्यक्रम है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जो मेन पहले आपने जो अपने डिपार्टमेंट से लिंक ही किया है, और सेफ्टी बाई पुलिस और कंपनी वो कानून, मेन तो कानून और पुलिस का भय रहता था लोगों को, इसमें उनको सक्सेस नहीं मिलता। लोग जैसे कहते हैं ना, वो डंडे की पॉलिसी चलती है। इसमें अगर लोगों को सपोर्ट मिलेगा और ये सब चलेगा तो ये बहुत ही सक्सेस मिशन है सर। तो ये इसमें कोई क्वारी तो टाइम टू टाइम आती रहेगी। जैसे आपने पूछा कि अभी लोगों ने सीनियर जूनियर की बात चल रही है, यंगस्टर आएगा तो ओल्ड मैन कहाँ जाएगा, तो इतने बड़े प्रोसेस में सबके जगह होती है। ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में तो हर टाइप के लोग मिलते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो जहाँ होगा उनको काम दिया जा सकता है। काम करने वाले चाहिए, जगह की कहीं कमी नहीं है, हर आदमी एडजस्ट हो जाता है जो जिस लायक होता है, जिस फील्ड में जिसकी मास्टरी है। जो आदमी जितनी एनर्जेटिक है, जिस फील्ड में उसको नॉलेज है, उसको उससे वो काम लिया जाएगा और उसको मौका दिया जाएगा काम करने का। मेन यही है कि जो एक्चुअल में पे बैक टू सोसाइटी वाला कंसेप्ट है कि अगर आप सोसाइटी को कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर दिमाग में वो बात होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो कहीं ना कहीं रास्ते निकलते हैं, और इसमें मिशन में मैक्सिमम वही लोग जुड़ेंगे, वही होंगे या तो जो फियर से ज्यादा परेशान है पब्लिक से या एडमिनिस्ट्रेशन से, वो लोग भी ज्यादा जुड़ रहे हैं। दूसरा, जो वास्तव में सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ जी रहे जी थे, जी उनके सर, लिए मैं तो बहुत ही बेटर हो। माफी चाहती हूँ, बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। बोले तो फिर बोले सर कोई मैं एक बात बात जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जिसके दिल में हिम्मत हो गया ना सर, इसी काम से जुड़ेंगे। जो क्राइम फ्री भारत जो बना श्योर हुआ श्योर, मिशन है ना, ये जो हिम्मत होना चाहिए दिल में। तो दिल छोटे में जूनियर होगी, सीनियर सीनियर आजकल की ना मतलब ओल्ड मैन भी सब कुछ कर सकता है, छोटे बिल्कुल बच्चे भी बिल्कुल कर सर, सकते हैं, 5 साल बिल्कुल। के लिए से कर सकता है। हाँ, लेकिन दिल दिल में, में दिमाग होना चाहिए और दिल में सांस होना चाहिए। दिल में तमन्ना होनी चाहिए ना बस कि हमें कुछ करना, आई हैव टू बस डू जज्बा समथिंग। होना चाहिए बस कि हाँ वो मैं दिल, ये कर सकता हूँ, बस यही चीज है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसी दिमाग में बैठा लिया ना, वो कर सकेंगे पहले। श्योर श्योर श्योर। तो यही बस ये सर, है यही बोलना कि यही चाहती हूँ, फिर हौसला, माफी चाहती यही जो है तमन्ना और यही इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ इसी जो है हूँ। सोच के साथ हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है।
और हमें ये ध्यान जी रखना सर, है हम कि तो हमें हर दिन हम दिल से कम से आपके कम साथ हो 10 सर, लोगों को आपके मिशन जोड़ना में हम है दिल के साथ हो। और ये क्रम कम से कम 9 दिन तक चलना चाहिए। सर इसमें केवल एक बाधा हम आती तो है। देश का जी हम तो साथ देश का बेटी है और बेटा भी है, तो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? चलो मानो हम पुलिस में नहीं है, फिर भी कुछ भी दिल से कुछ अच्छे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रश्मि जी, ये तो क्या है मैं ना आपको ये अमर। बताऊं कि आप पुलिस में हैं? नहीं मैं आपको बताता हूँ आप पुलिस में हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कानूनी रूप से आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे सिद्ध करने में बस 1 मिनट लगेगा। देखिए, मुझे सर ना पुलिस वाले बहुत पसंद है, पर पुलिस नौकरी बहुत पसंद है। और लेकिन कभी मैंने बचपन से बहुत सपना था, लेकिन पापा मैं के पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए, इस वजह से रश्मि नहीं जी, बन मैं पाई। आपको ये समझा रहा हूँ कि आज भी आप सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी है। बस केवल इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भारतवर्ष में पहुंचती है 137 करोड़ जो है पुलिस ऑफिसर हाँ है। ये सभी बात सभी जो है जनता से छिपा के रखी गई है। मैं केवल 2-3 सेक्शन का जो है ना हवाला दूंगा। एक सेक्शन है 39 CRPC, जो ये कह रहा है कि यदि आपको कहीं से भी कानून जो है किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो कानूनी रूप से पुलिस को बताने के लिए आप बाध्य हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और इसमें यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो नियम है वो सेक्शन 39 के लिए बदल दिया गया है। 39 में पुलिस ये सिद्ध नहीं करेगी कि आपने अपराध किया है। आपको ये सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं, आपके पास उचित कारण है जिससे आपने पुलिस तक ये खबर नहीं पहुंचाई है, नंबर 1। दूसरी बात, हम आपका ध्यान सेक्शन 43 CRPC की तरफ ले जाना चाहेंगे, जो हर हमारे पुलिस प्राइवेट स्टेशन व्यक्ति सर। को गिरफ्तारी का अधिकार देता है। तो यदि आपकी आंखों के सामने कोई संज्ञेय नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुआ है तो आप पुलिस के रहते हुए भी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं। कानून में आपको ये शक्ति दी गई है सेक्शन 43 CRPC में। यदि पुलिस ऑफिसर पास में है तो उसे गिरफ्तार करके आप उसे सौंप सकती हैं, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर पास में नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके आपको थाने पहुंचाना होगा, और वो जो थाने पे पहुंचने पे पुलिस उसे री-अरेस्ट करेगी। अभी आपने देखा होगा ढेर सारे इनकाउंटर में पुलिस जिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा लेती है, वह प्राइवेट डिफेंस जो है आम आदमी को अवेलेबल है। ये पुलिस के लिए नहीं है, ये हर आदमी के लिए है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी की जान को जोखिम में पहुंचा रहा है तो उसकी अपनी जान बचाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाने के लिए राइट टू डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के तहत यू कैन कॉज वॉलंटरी डेथ ऑफ द अदर पर्सन। मतलब दूसरे की जान बचाने के लिए आप उसकी मौत कारित कर सकते हैं, और आपने कोई अपराध घटित नहीं किया है। यू आर एग्जेम्प्टेड अंडर लॉ। बस मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस की शक्तियाँ हैं वो भारत में हर नागरिक को अवेलेबल हैं। तो रश्मि जी, आप भी जो है वर्दी धारण तो नहीं करती हैं, लेकिन आप सिविल ड्रेस में एक पुलिस ऑफिसर हैं। बस मैं आपको सिर्फ इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, वो भी आपको धाराओं के सहित आपका ज्ञान बढ़ाते हुए। आज गूगल का ज़माना है, आप उसे चेक कर सकती हैं, आप उसे खुद पढ़ सकती हैं। सर हनुमान जी को जामवंत ने उसकी ताकत दिखाई थी, तो ये ताकत आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी तरह ताकत जब मिलती है तो फिर आदमी उसका यूज कर सकता है। तो क्राइम ये रिव्यू अवेयरनेस भारत और की ये सोच है कि भारत के हर नागरिक को जो पुलिस के अधिकार उसको प्राप्त हैं उनको संपादित करने की उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको फिजिकल ताकत दी जाए, और यदि उसे उस ड्यूटीज़ को निष्पादन में यदि वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो उसे जो है ना पुलिस की कोत से वो जो है हथियार भी कलेक्ट करने का उसे अधिकार होना चाहिए। क्योंकि क्राइम फ्री भारत का जब ऐप उसको कहेगा कि आप फलाने को अरेस्ट कर लीजिए, ही इज़ कैरिंग वेपन एंड यू आर ट्रेन टू हैंडल सच सिचुएशन, तो
वो ऐसी सिचुएशन का भी सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। वैसे भी इस देश में आप अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार रख नहीं सकते हैं, और हमारा शासन जो है वो सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा है, और हमें हमारी बात पे एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, और हमें वर्षों तक न्याय भी नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं संविधान की व्यवस्था की फेल्योर है, और यदि कोई राज्य इस व्यवस्था की फेल्योर के लिए जिम्मेवार है तो उसे आर्टिकल 356 में डिसमिस किया जा सकता है। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमने वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा नहीं की है जिसके माध्यम से हम इस अकाउंटेबिलिटी को ज़मीन पे उतार सकें। अन्यथा संविधान ने गवर्नर के पद की इसीलिए अवधारणा की है, और वो हर महीने एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं कि राज्य सरकार का काम जो है संविधान की मशीनरी, संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हमारे गवर्नर राजनीतिक हो गए हैं, वो राजनीतिक के हिसाब से रिपोर्ट भेजेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके गवर्नर साहब के पास भेजेगा, और फिर अपेक्षा करेगा कि कम से कम गवर्नर साहब हम हमारी रिपोर्ट को ही आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दें। और यदि गवर्नर महोदय ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पीआईएल लगाकर उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए भी बाध्य करने की सोच जो है वो क्राइम फ्री भारत की है। हमारा ये मानना है कि यदि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा कर देंगे तो हमारे पास 4 बड़े बड़े हथियार हैं जिनसे हम सरकार को सरेंडर करने के लिए विवश कर सकते हैं। पहला हमारे पास लीगल हथियार है, दूसरा हमारे पास प्रशासकीय हथियार है, तीसरा हमारे पास लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी का हथियार है, और चौथा हथियार संवैधानिक व्यवस्था का हथियार है, जिसके तहत जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में जो जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, यदि कोई राज्य सरकार उसका निर्वहन नहीं करती है तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के फेल्योर ऑफ मशीनरी के रूप में निरूपित किया जाकर उसे आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करने का प्रावधान है। और यदि हम इस प्रावधान को इन्वोक करा पाए तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा ना करे। आज जो है बहुत सारी सरकारें जो है सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का है इस तरह पर काम कर रही हैं, और उन्हें कोई डर नहीं है। आप ये देखिए वेस्ट बंगाल में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना क्या हुआ है, महिलाओं के साथ रेप हुआ है, और वहाँ की संवैधानिक मशीनरी जो है उसका संज्ञान नहीं ले रही है। उनके वहाँ के गवर्नर जो है उन्हें लज्जा नहीं आती है, वो मीडिया के सामने रोते हैं। भैया जो उनको 1 महीने में रिपोर्ट भेजना चाहती है उसमें तथ्यों के साथ वो रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं कि सरकार को डिसमिस करो, देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है? सर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, जब पॉलिसी का नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग जो है संविधान को अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन्हें डर है कि यदि ये किसी दूसरी सरकार को डिसमिस कर देंगे तो इनकी सरकारें भी तो वही सब गोरख धंधा कर रही हैं, कल उनकी सरकार को डिसमिस करने का भी दबाव बनेगा। इसलिए ये एक दूसरे को बचाते हैं, ये कोई फर्म एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। चारों तरफ लचर व्यवस्था है, चारों तरफ हर कोई धन कमाने में लगा हुआ है, चारों तरफ करप्शन का बोलबाला है, और सबकी इस भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी हो गई है। इससे जो हमारा एनर्जी मॉडल है वो इनके ऊपर इतना दबाव बनाएगा कि यदि ये नहीं संभले तो 2024 में इस मॉडल को पराजित करने के लिए तैयारी करना होगी, तभी लॉजिकल ये अपने आप को ज़मीन पर उतार पाएगा। मानसिक रूप पे ये तैयारी होना चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी, हम इनके रहमो करम पर नहीं रहेंगे, हम इनकी मन मर्जी पर नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हमारे जो 15-16 साथी हैं
तो 18 हो गए हैं। तो 18 साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको ज़रूर जो है इस चर्चा का लाभ मिला होगा। हम कोशिश करेंगे चाहे 5 या 7 मिनट के लिए जुड़ें, लेकिन हम हर दिन 7 बजे जो है 10-15 मिनट जुड़ के बातचीत करें और अपने जो अंदर की ऊर्जा है उसको फलीभूत करें, उसको जागृत करें। और हम ये कोशिश करें कि ये मिशन जो है हम 10 दिन में के अंदर एक लॉजिकल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे यह आपकी सेवा शुरू कर सके। जब इसमें लोग जुड़े होंगे तो हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और आपकी समस्या के छोटे से वीडियो बनाकर राज्य सरकार को और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो सख्त कार्रवाई करे। यदि वो सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो उसे पराजित होने के लिए तैयार रहना होगा। ये हमारी रणनीति है। तो राम साहब, आप कहाँ तक हमारी रणनीति से सहमत हैं? सर मैं 100% सहमत हूँ। ये थाली बजाकर और ये दीपक जलाकर का ये मकसद मैं समझ नहीं पाया। ये केवल इंडिकेशन, सिंबॉलिक है कि हम लोगों को बताएं कि भाई हम इसलिए रोष प्रकट करने का एक तरीका है या एनर्जी शो करने का तरीका है? ये संगठन शो करने का तरीका है, ये एनर्जी शो करने का तरीका है, ये शक्ति प्रदर्शन का तरीका है और सात्विक ढंग से वो शक्ति प्रदर्शन का तरीका है, जिसमें हम अपने घर की दहलीज के बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम घर के चाहे दरवाजे पे खड़े होकर, चाहे छत के ऊपर खड़े होकर, छज्जे के ऊपर खड़े होकर थाली बजाकर, थाली नहीं बजा रहे हैं, ये शंखनाद है। तो हम थाली रूपी थाली बजाकर शंखनाद कर रहे हैं, दीपक जलाकर जो है अंधकार को दूर कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश जगा रहे हैं और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो समस्या है वो हम अपने चुने हुए नेताओं के ध्यान में ला रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इसे आप तत्काल एड्रेस करिए। यदि आप इसे एड्रेस नहीं करेंगे तो आप पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। अभी ये रणनीति यहाँ तक सीमित है। आगे आप लोगों से चर्चा करके यदि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। ठीक है, सिंबॉलिक जो है एक सिस्टम है कि हम रोष प्रकट कर रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, सब कुछ होता है उसी में। हाँ, क्योंकि जब यदि मान लो 100 करोड़ लोग जो है दीपक जलाकर थाली बजाएंगे तो हाँ, तो वो तो नेचुरल है सर। वो मीडिया से भी और मैसेज पहुंचाने वाली बात है जो कि जोर से पहुंचेगा। वन टाइम एक जगह होंगे, एक टाइम पर होगा सब कुछ, तो लोगों को जल्दी मैसेज पहुंचेगा। और फिर हम और जो है हर प्रदेश के, हर जिले के जो है मीडिया प्रवक्ता बना देंगे, तो वो जो है इसके वीडियोस को उनसे शेयर भी करेंगे, अपना इंटरव्यू भी दे देंगे। तो चारों तरफ हम एक दबाव की राजनीति क्रिएट कर पाएंगे। और बैकग्राउंड में वो भय भी होना चाहिए जो रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है कि भय बिन होए ना प्रीत। जब उन्होंने कहा है विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। तो सिस्टम में भय तो होना चाहिए। आज जो है भय खत्म हो गया है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ये भय दोबारा स्थापित करना है। यदि हम भय स्थापित कर पाएंगे तो सब व्यवस्थाएं नियम, कानून और संविधान से चलने लगेंगी। और आज जो बेहयाई और बेशर्मी हो रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, उस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगेगा। और हमारे पास हर चीज का समाधान है। मतलब राम साहब, आपको जान के ताज्जुब हो जाएगा, वी आर हैविंग ए मॉडल फॉर एक्सीडेंट फ्री भारत। भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे। हम हर साल 1,60,000 लोगों को खो रहे हैं इन एक्सीडेंट्स, हाई स्पीड और डिफरेंट। बिल्कुल सही। और 8 लाख से 10 लाख लोग जो है हर साल जो है वो अपंग हो जा रहे हैं, जो कि कल तक ब्रेड अर्नर थे वो लायबिलिटी बन जा रहे हैं परिवार पे। हमारे पास एक ऐसा सशक्त मॉडल है, कभी हम आपको इसी मीटिंग के दौरान उसको समझाएंगे, जिसमें 1 by 1 सर। हाँ, 1 by 1 मीटिंग में कोई ना कोई नहीं सीखना है। बिल्कुल। तो अब आपकी इजाजत हो तो इस मीटिंग को यहीं पे अपन समाप्त करें। जी
सर एक बात सुनिए सर प्लीज। चलिए, तो वीडियो मीटिंग में जुड़ने के लिए मैं आप तीनों को धन्यवाद देता हूँ। मैं 18 साथियों को जो कि बैकग्राउंड में हैं, जो कि वीडियो में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने जी सर, अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि भोपाल का हाल अभी कैसे है? वर्षा में बारिश में वजह से वो मतलब काफी तकलीफ में है ना भोपाल अभी। भोपाल का शहर में अभी बारिश के वजह से थोड़ा न्यूज मैंने देखा था, नहीं, इसी वजह भोपाल से का बोल रही मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और थोड़ी बहुत दिक्कत तो जो है लो लाइंग एरिया में हर जगह होती है, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। और एक बार पुनः मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि 10 मिनट का समय निकालकर हमारे अधिकांश पार्टिसिपेंट जुड़ें। और हम जैसे जैसे जुड़ के बातचीत करेंगे, हमारा लगाव भी बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम बहुत जल्दी जो है सफलता की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोगों की इजाज़त है। ठीक है सर, नमस्कार। चलिए, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्राइम फ्री भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। जी।